शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं गोबी के डिज़र्ट के बारे में, गोबी का मरुस्थल। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैप के माध्यम से इसको समझते हैं कि गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो मेनली देखा जाए मंगोलिया और चाइना, दो देशों में इसका फैलाव है। चाइना का नॉर्थ वाला हिस्सा पड़ जाता है और जो मंगोलिया है उसका साउथ वाला हिस्सा पड़ जाता है। मतलब दोनों का जो बॉर्डर है उसी के किनारे किनारे पर ये मंगोलिया का मरुस्थल, मंगोलिया का रेगिस्तान, मंगोलिया डेजर्ट फैला हुआ है। सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना है डेजर्ट के बारे में। आखिर डेजर्ट होते क्या है, कैसे करके इनका फार्मूलेशन होता है, ये सब जानकारी हम थोड़ी सी देख रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमारे मन में जब भी मरुस्थल की बात आती है तो हमारे मन में रेत ही रेत दिखाई देता है। इसके साथ साथ में हम सोचते हैं कि ऐसे एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता होगा, बारिश बहुत कम होती होगी। तो बारिश के वितरण से भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर प्रतिवर्ष 250 mm से कम वर्षा होती है, जिसको हम 10 इंच कहते हैं। 250 mm से भी यदि कम बारिश प्राप्त करता है तो उस एरिया को हम मरुस्थल की कैटेगरी में रखते हैं। पृथ्वी की भूमि की सतह पर लगभग 1/3 हिस्सा आपको मरुस्थल ही दिखाई देगा। इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम इसको 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि कुछ ध्रुव वाले एरिया में है, कुछ उपोष्ण कटिबंधीय वाले एरिया में है, कुछ शीत ऋतु के मरुस्थल हैं, कुछ शीतल तटीय मरुस्थल हैं। मतलब देखा जाए तो पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में मरुस्थल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर डिवाइड किया गया है कहाँ कहाँ पर मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं गोबी के मरुस्थल की, ठीक है, तो एशिया में गोबी का मरुस्थल हो गया। और यदि आप इस तरफ में बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ में, तो सीरियन और अरेबियन मरुस्थल दिखाई देगा, सहारन मरुस्थल है। ठीक है, तो ये मेन मरुस्थल यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट है। और यदि आप साउथ अमेरिका की तरफ में जाएंगे तो पेंटागोनिया का मरुस्थल है। और विक्टोरिया में हमको दिखाई देता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अब हम देखेंगे गोबी का मरुस्थल। हमारे काम की जो चीज़ है वो गोबी का मरुस्थल है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि गोबी का मरुस्थल दिखाया गया है। वहीं यदि हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो केवल 5%, गोबी का केवल 5% हिस्सा ऐसा है जो कि कवर्ड है गोल्डन सैंड ड्यून से। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सपांस ऑफ बेयर रॉक्स। यहाँ पर आपको नंगी चट्टानें देखने को मिलेंगी जहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। वहीं यदि हम विंटर मंथ की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है गोबी मरुस्थल का -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये -40 डिग्री तक भी जा सकता है यदि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो गोबी का मरुस्थल है वो ठंडा वाला मरुस्थल है, इसको शीत मरुस्थल हम बोल सकते हैं। वहीं यदि हम देखें गोबी डेजर्ट ओरिजिनली फाउंड इट्स प्लेस इन ग्लोबल स्पॉटलाइट फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ डायनासोर फॉसिल इन द वर्ल्ड। गोबी का जो मरुस्थल है फेमस है, यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं, इसलिए पूरी देश दुनिया में ये चर्चा का विषय रहा था। पार्टिकुलरली यहाँ पर हमको डायनासोर के एक देखने को मिले हैं। ये मैप यहाँ पर मंगोलिया और चाइना में इसका फैलाव है। अब हम बात करते हैं साइज के हिसाब से। गोबी का जो डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है एशिया में, और इसका जो स्थान है 5वां है पूरे यदि वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो। विश्व में यदि देखें इसकी लोकेशन को तो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट हो गया सहारा, और तो ये विश्व में 5वें नंबर का स्थान है। काफ़ी बड़ा लैंडस्केप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इसका जो एरिया है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। एक्रॉस नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया में लोकेटेड है। जैसे कि हम शुरू में ही देखे थे कि साउथ वाले हिस्से में मंगोलिया में पड़ेगा, और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में जाएंगे, नॉर्दर्न हिस्से की तरफ में जाएंगे तो चाइना में लोकेटेड। यदि आप बात करें गोबी का जो मरुस्थल है किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है गोबी का वो अल्टाई माउंटेन से घिरा हुआ है। कहाँ पर? एंड द मंगोलियन ग्रासलैंड।
यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं कि ये जो गोबी का मरुस्थल है वो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है। जैसे कि ये एरिया यदि गोबी का डेजर्ट है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये अल्टाई माउंटेन से घिरा हुआ है। एंड द मंगोलियन ग्रासलैंड, एक तो अल्टाई माउंटेन है और दूसरा है मंगोलियन ग्रासलैंड। यदि आप साउथ वेस्ट की तरफ में जाते हैं, साउथ वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर हेक्सी कॉरिडोर है एंड तिब्बतियन प्लेटू पड़ जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है हेक्सी कॉरिडोर और दूसरा है तिब्बतियन प्लेटू। वहीं यदि हम जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ में, ये साउथ वाला हिस्सा और ये ईस्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ चाइना प्लेन देखने को मिल जाता है। वहीं यदि हम बात करें टू द वेस्ट, द स्नो कैप्ड तियान शान माउंटेन कट इट ऑफ फ्रॉम द टाकलामाकन डिजर्ट। यहाँ पर एक और वेस्ट की तरफ में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, वो है तियानशान माउंटेन। तियानशान माउंटेन जो है टाकलामाकन डिजर्ट से इसको अलग करता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को गोबी डिज़र्ट से रिलेटेड यदि हम कुछ चीज़ें देखें तो देखिए, ये जो गोबी का डिज़र्ट है ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है, पार्ट ऑफ सिल्क रोड है, क्योंकि ये सिल्क रोड का एक हिस्सा होता है। एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स है जो कि पास होता है एशिया से एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। उस रास्ते की हम बात कर रहे हैं जो कि एशिया से होकर के गुजर रहा है, अफ्रीका से होकर गुजर रहा है, यूरोप तक जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं सिल्क रोड। तो जो सिल्क रोड है वो गोबी के डेजर्ट से भी होकर के जाती है। इट प्लेड ए वाइटल रोल थ्रू आउट हिस्ट्री, इसने इतिहास में बहुत भूमिकाएं अदा करी, पार्टिकुलरली 13वीं और 14वीं यदि हम शताब्दी की बात करें, जबकि ग्रेट मंगोल एम्पायर का रूल हुआ करता था एशिया में। ये सिल्क रोड के साथ सिल्क रोड में लोकेटेड है। ये यहाँ पर आपको मगोवा केव्स देखने को मिल जाती हैं। ए सिस्टम ऑफ 492 टेम्पल्स एंड सेंचुरीज यहाँ पर आल्सो लोकेटेड है। मतलब आप देखा जाए तो ये रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंट के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनको बनाया गया था चौथी सेंचुरी में, शताब्दी में। वहीं 1987 में इनको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है मगाओ केव्स, जहाँ पर आपको 492 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और साथ में सेंचुरीज भी हैं जो कि रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सेल कंपनी का उल्लेख किया जाता है। सेल कंपनी के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। सेल कंपनी होती हैं एक प्रकार से फर्जी कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि देखिए, यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी है वो और अपने आप को टैक्स से बचाना चाहती है, एक ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि मैं अपना बिजनेस कम करके दिखाऊं। जैसे कि इसका जो बिजनेस है वो 100 करोड़ का हो रहा है, ठीक है, इसका जो बिजनेस है वो 100 करोड़ का हो रहा है, लेकिन वो इसको 80 करोड़ रुपए दिखाना चाहती। तो वो क्या काम करेगी, 80 करोड़ रुपया दिखा करके अपने आप को टैक्स के दायरे से बाहर ला लेगी। इसके लिए उसने सेल कंपनी बनाई है। सेल कंपनी बनाई है और यहाँ पर उसने पैसा लगाते गई तो इसका क्या हुआ, ये जो टोटल रुपया है ना वो 100 करोड़ से कम का उसका बिजनेस हो गया। उसने 20 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा दी। इस प्रकार से वो टैक्स के दायरे से बाहर आ गई। यदि ये कंपनी फॉरेन में है तो इसके माध्यम से वो क्या है, अपना पैसा को सही भी बना सकती है, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में वो कन्वर्ट कर सकती है यदि वो सेल कंपनी है। सेल कंपनी हम उसको बोलते हैं जो कि प्राथमिक तौर पर या फिर एकमात्र एग्जिट करती है पेपर में, केवल खाली पेपर में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी होती ही नहीं है। और सेल कंपनी का निर्माण करके कंपनी अपने आप को बचाती है, टैक्स के दायरे से बाहर ला लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट एसेट्स नहीं है जिसको लिंक किया जा सके सेल कंपनी से, दैट इट विल डिलीवर नो गुड्स। यहाँ पर आपको कोई भी माल नहीं है, कोई भी सर्विसेज नहीं है और अदर बिजनेस फंक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा जिससे रिवेन्यू जनरेट किया जा सके। केवल कागज में इसको दर्शाया जाता है।
इसका किसी भी प्रकार से फंक्शनल ऑफिस नहीं होता है। एंड इफ इट हैज़ ए रजिस्टर्ड एड्रेस दिस विल मोस्ट लाइकली बी ए मेल बॉक्स और एन एड्रेस दैट इज शेयर्ड बाय अप टू 100 ऑफ अदर सेल कंपनीज। यदि इसके एड्रेस की भी हम बात करें तो एक एड्रेस दूसरी जगह लेके जाएगा, दूसरा तीसरी जगह लेकर के आएगा, कुल मिलाकर के आपको सेल कंपनी लेकर जाएगा इसके ऑफिस की एड्रेस की यदि हम बात करें तो। प्राइमरी तौर पर देखा जाए जो सेल कंपनी बनाई जाती हैं इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मूव और होल्ड एसेट इन ए मैनर। हम संपत्ति को, हम रकम को या तो होल्ड करके रख रहे हैं या तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, वेयर इट इज़ नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस हु द अल्टीमेट बेनिफिशरी इज़। कुल मिलाकर के पैसा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये पैसा किसके पास रहता है? अपने ही पास में रहता है। सेल कंपनियां जो होती हैं थर्ड पार्टी के द्वारा सेटअप करी जाती हैं, ऑफन ए लॉयर और अकाउंटेंट। नॉर्मली देखा जाए तो कौन? लॉयर या फिर अकाउंटेंट टू फर्दर ऑब्सक्योर दिस। एंड ए सेल कंपनी इज एबल टू हैव एनी नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल कंपनीज अंडर इट। और दूसरी बात यह है कि इसके अंडर में भी बहुत सारी सेल कंपनियां काम करते रहती हैं। पहला जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के स्टैटिकल सिस्टम एंड डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है। हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे सर्वे रिलीज़ किए जाते हैं, इसके साथ साथ में हमारे देश में जनगणना कराई जाती है। तो इस प्रकार से हम जो जनगणना करा रहे हैं, हम जो सेंसस करा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सर्वे भी कराए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मेथडोलॉजी है, इनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसके ऊपर केवल गवर्नमेंट ही भरोसा करती है, हम तुम लोग तो भरोसा नहीं करते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, गवर्नमेंट दूसरे देशों के द्वारा यदि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है, कोई सर्वे जारी किया जाता है तो उसको सरकार नहीं मानती है। उनका कहना है ये सब जो दिखाया जा रहा है ये भारत को बदनाम करने के लिए दिखाया जा रहा है, हम केवल हमारी रिपोर्ट को मानेंगे जो कि एकदम ऑथेंटिक होती है, ऐसा सरकार का कहना है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है या फिर जो मेथड इस्तेमाल में लाई जाती है वो पूरी तरह से गलत है, उसमें कमियां ज़रूर हैं और उनको सुधारने की कोशिश हमको करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम का काम कर रही है क्या? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिबल कोहेरेंट डाटा। हमारे पास में क्रेडिबल डाटा की कमी है, ठीक है। इसके अलावा कोहेरेंट डाटा की कमी है। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत डाटा, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी का एक एक आंकड़ा हमको प्रस्तुत हो जाए, एक एक जानकारी हमको मिल जाए, सोसाइटी की हमको एक एक जानकारी मिल सके ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर। इसके लिए हमारे पास कोई भी क्रेडिबल और कोहेरेंट डेटा मौजूद नहीं है। इंडिया के स्टैटिकल सिस्टम की बात करें, ठीक है। स्टैटिकल सिस्टम जो है आप इसको हिंदी में सांख्यिकीय सिस्टम बोल सकते हैं। और डाटा कलेक्शन में अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं देखा जाए तो स्वतंत्र भारत ने एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई सांख्यिकी प्रणाली की योजना बनाई थी आज़ादी के बाद से ही, और इसको उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को स्थापित करने की बात कही कि केंद्र सरकार भी इसको लागू करेगी, राज्य सरकार भी इसको लागू करेंगे। एक पत्रकार हैं प्रमित भट्टाचार्य, उन्होंने पेपर में लिखा है कि भारत की सांख्यिकी प्रणाली 1970 के दशक की शुरुआत तक दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय था। ईर्ष्या का विषय का मतलब ये है कि हम बेहतर कर रहे थे इस मामले में, लेकिन यदि हम देखेंगे समय के साथ साथ में लगातार गिरावट देखी गई है और ये वर्तमान स्थिति में पहुँच गया है जो एक बहस का विषय है। पहला जो इशू उठाया जाता है राइटर के द्वारा वो ये है कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। सबसे बड़ी बात यही है कि डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप पॉलिसी फार्मुलेशन में करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में करते हैं, रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यदि हमारे पास में क्वालिटी वाला डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सकते, हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम रिसर्च का काम नहीं कर सकते यदि हमारे पास क्वालिटी वाला डेटा अवेलेबल नहीं है। क्रेडिबिलिटी से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि हमने हिंदी में कहा था कि सुसंगत डाटा होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी को आप कनेक्ट करके देख सकते हैं फ्रॉम द डाटा एंड द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका डाटा कैसा है और इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसकी क्या वैल्यू है, ये डिपेंड करता है रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स, कहाँ से किस सोर्स से इस डाटा को कलेक्ट किया गया है, इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आती है एक्यूरेसी।
यदि आपका डाटा जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी भी वैल्यू का, इसका मतलब ये है डाटा में आपकी एक्यूरेसी है। सर्वेज की यदि हम बात करें, ठीक है, पार्टिकुलरली बहुत सारे सर्वे भारत सरकार के द्वारा कराए जाते हैं। द इशू ऑफ कैप्चरिंग डाटा करेक्टली इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वे। यदि आप जो है करेक्ट डाटा कैप्चर कर रहे हैं, इस डेटा का इस्तेमाल आप सर्वे में करते हैं, चूँकि ये जो है सोर्स माने जाते हैं ऑफिशियल रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। ये बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर क्या चल रही है, गरीबी कितनी है, इसके अलावा अदर जो स्टैटिक्स हैं इनमें जो कि गाइड करते हैं पॉलिसी को। दिस डाटा आल्सो एड्स इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। यदि हमारे पास में डेटा है, हमारे पास में सर्वे यदि हम कंडक्ट करा रहे हैं, हमारे पास में परफेक्ट डाटा है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इकोनॉमिक रिसर्च में। सर्वे, स्पेशली हम हाउस होल्ड सर्वे की बात कर रहे हैं, आर फेसिंग क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी इन टर्म ऑफ। हाउस होल्ड जो सर्वे कराए जाते हैं, इन सर्वे के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जैसे कि आपने सैंपल जो सिलेक्ट किया है वो गलत सैंपल सिलेक्ट कर दिया है। इसके साथ साथ में आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जियोग्राफिकल रीजन्स का, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है। इसके साथ साथ में अर्बन एंड रूरल स्ट्रेटा आपका कैसा है, एंड नॉन रिस्पॉन्स बाय हाउस होल्ड। इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ये भी एक समस्या हो जाती है हाउस होल्ड में। यहाँ पर स्ट्रेटा वर्ड किया गया जिसका मतलब होता है लेवल। हाल फिलहाल में एक पेपर है, एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज़ किया गया था EACPM के द्वारा। इसमें क्या आग्रह किया गया है, इसमें बताया जाता है कि जो सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं ये पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं करते हैं अर्बन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को। पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश के एरिया की बात करें तो पूरे अर्बन एरिया को कैप्चर ये लोग नहीं करते हैं। वाइल दिस इज़ ए क्रूशियल इशू, द डाटा एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बन इटसेल्फ नीड टू बी री एग्जामिन्ड। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो अर्बन एरिया बोल रहे हैं, अर्बन एरिया की परिभाषा क्या होगी, कौन कौन सा एरिया इसमें आप शामिल करेंगे, इसको फिर से री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। हमारे देश की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस तेज़ी के साथ में हो रहे हैं। There can be an accurate portrayal of economy and society only through a realistic sample। हम यदि हमारी इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहते हैं, सोसाइटी को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में रियलिस्टिक सैंपल होना चाहिए। सेकंड नंबर की जो बात करी जाती है वो मल्टीपल एजेंसीज को लेकर के है कि हमारे देश में बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो डाटा प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो अब हम भरोसा किसके ऊपर करेंगे, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ इंडिकेटर है फॉर द सेम सेक्टर बट गिविंग डिफरेंट नंबर। अब यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि भारत सरकार जो डेटा प्रस्तुत कर रही है ये अलग है, दूसरी जो कोई एजेंसी है वो डेटा प्रस्तुत कर रही है एक ही चीज़ के ऊपर वो अलग है। सरकार कह रही है बेरोज़गारी बढ़ रही है, दूसरी रिपोर्ट कह रही है नहीं बेरोज़गारी घट रही है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम कैसे करके अप्रोप्रिएट डाटा सेट को चूज़ करेंगे और हमारी पॉलिसी का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, यहाँ पर बताया जाता है डाटा ऑन दिस सेक्टर फॉर कैलकुलेटिंग GDP इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA21 पोर्टल। यदि हमको कैलकुलेट करना है GDP को तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में MCA पोर्टल अवेलेबल है, यहाँ से हम जो है GDP को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है फ्रॉम द डाटा पब्लिश बाय एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, इससे अलग होता है। सरकार की जो मिनिस्ट्री है, ये जो पोर्टल है ये अलग डेटा बता रहा है और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो अलग बता रहा है। इससे भी ज़्यादा देखा जाए 2019 की एक रिपोर्ट थी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की ऑन द सर्विस सेक्टर फाउंड दैट नियरली 36% ऑफ कंपनीज इन द MCA21 सिस्टम दैट वर यूज्ड इन कंप्यूटिंग GDP वर आइदर नॉट ट्रेसेबल और नॉट क्लासिफाइड प्रॉपरली। 2019 की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है, में आप देखें जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पर 36% कंपनी ऐसी हैं इस पोर्टल में, इस वेबसाइट में, इस सिस्टम में जो ठीक है जिनको यूज़ किया गया था GDP के कैलकुलेट करने में, जबकि ये कोई कंपनियाँ थी ही नहीं, इनको आप ट्रेस नहीं कर सकते और ना ही इनको क्लासीफाई किया गया था प्रॉपरली। वहीं जून 2023 तक यदि हम बात करें MCA21 पोर्टल वाज प्लैग्ड फिल्ड बाय टेक्निकल ग्लिचेस। जून 2023 तक देखेंगे इस पोर्टल में बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोडिंग फाइलिंग्स एंड एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट, दो काम यदि आपको करना है कि जैसे कि फाइलिंग आपको अपलोड करना है, यदि डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त करना है, तो इसके मामले में वेबसाइट में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। लगभग 800 से 900 कंपनीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं एवरी डे ऑन द न्यू पोर्टल ऑफ MCA। हर दिन आप सोचिए एवरी डे 800 से 900 कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर हो रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कंसर्न वाली बात हो जाती है कि जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल कंपनीज हैं उनका भी निर्माण किया जाता है जो कि अंडरमाइन करती हैं यूज़ ऑफ दिस डेटा फॉर GDP कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो है सेल कंपनी के बारे में फिर से बताया जाता है कि कैसे करके काले धन को सफ़ेद धन में बदला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का कोई उद्योगपति है, वो क्या काम करता है, स्विट्ज़रलैंड को चूज़ करता है कि यहाँ पर मैं एक अपनी कंपनी स्थापित करूँगा। ये जो है टैक्स हेवन कंपनी है, कंट्री है जहाँ पर बहुत कम टैक्स लगता है या फिर लगता ही नहीं है समझ लीजिए। वो एक कंपनी को स्थापित कर देता है और अदर एंटाइटी ट्रस्ट फाउंडेशन, कंपनी बना सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, फाउंडेशन को बना सकता है। इसके बाद वो क्या काम करता है, एक नॉमिनी को हायर करता है ताकि वो आपके काम को कर सके। बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है इन दैट रीजन और अनदर हेवन, उसी देश में एक तो बैंक अकाउंट खोल दिए, नॉमिनी बना दिए, मूव मनी इनटू अकाउंट। इसके बाद आप अपनी जेब का जो पैसा है कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पर डालते जा रहे हैं और ये जो है स्पेंड द मनी, इसके बाद ये पैसा खर्चा होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है किस प्रकार से काले धन को सफ़ेद धन बनाया जा सकता है। चौथे नंबर की जो कमी है या फिर तीसरे नंबर का जो हमें सुधार करना चाहिए वो क्या है, कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू जनरेट एंड एक्सपांड हाई क्वालिटी डाटा। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारे सिस्टम की एबिलिटी कितनी है कि वो जनरेट कर सके बहुत बड़ी मात्रा में हाई क्वालिटी डाटा को एक्सपांड भी कर सके। ये तीसरे नंबर का इशू है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो सर्वे हैं उनमें हम डिले देख रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारे जो सिस्टम हम इसके लिए बनाए हैं उसमें हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, हम एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज़ में हमें सुधार करने की ज़रूरत है। एग्जांपल के तौर पर जो अभी हाल फिलहाल में सेंसस होना चाहिए था 2021 में, जनगणना होनी चाहिए थी, उसमें डिले कर दिया गया है। यदि जनसंख्या कैलकुलेशन को सरकार ला लेती है तो पहले नंबर की बात यह है इसमें सरकार को पैसा लगेगा, ये बात तो ठीक ही है, लेकिन बहुत सारा डेटा ऐसा आ जाएगा जिसकी मदद से सरकार की जेब का जो खर्चा है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है नए लोग गरीबी रेखा में चले गए होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि SC ST में जुड़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कैलकुलेशन में हो सकती है, इसलिए शायद सरकार जो है इस सर्वे को कंडक्ट नहीं कराना चाहती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे सर्वे में डिले किए जाते हैं रिसेंट टाइम में। नॉट ओनली हैव सर्वेज बीन डिलेड बट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीज डाटा ऑफ कंप्लीटेड सर्वे हैज़ आल्सो विथहेल्ड। इसके साथ साथ में आप देखेंगे यदि कहीं पर सरकार ने डाटा कलेक्ट भी कर ली है तो उसको जेब में रखे रहती है, उसको प्रस्तुत नहीं करती है, सरकार जनता के सामने नहीं रखती है। इसी ने प्रभावित किया है माइक्रो लेवल डाटा को ऑन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल सच एज कंजप्शन यूज्ड फॉर असेसिंग द एरिया ऑफ पावर्टी के मामले में कंजप्शन किस प्रकार से चल रहा है, क्या डेटा आया है क्या नहीं आया, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं चल पाती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारे इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, ये अभी तक नहीं हो पाया है। ये जो केस है वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे होलसेल प्राइस सीरीज़ यूज टू एसेस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस का इस्तेमाल करती है सरकार महंगाई को बताने के लिए। एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ओवरड्यू फॉर रिवीजन। वहीं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक के लेवल पर महंगाई का पता चलता है, तो इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक इसमें रिवीजन नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपलोडेड डाटा हिंडर द सस्पेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। हमारे पास में डेटा ही अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, पॉवर्टी का रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोविड-19 जब चला था तो उस समय में माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड डेटा मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन सरकार के पास में कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, ऐसा जवाब दिया जाता है। तो जब कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे करके हम उनके भविष्य के कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। वहीं 2021 का जो सेंसस है वो कंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसको कंडक्ट नहीं कराया गया है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो मेथड के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि आप जो है किस मेथड से सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपके पास में डाटा अवेलेबल नहीं है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बताने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट आउटकम्स को बताने के लिए आपके पास में डेटा नहीं है। इस प्रकार से यदि हमारे पास में डेटा की अब्सेंट रहेगी, कमी रहेगी, तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं लुक फॉर क्विक फिक्सेस एंड सेलिब्रेट सक्सेस ऑन द आउटकम डेराइव्ड फ्रॉम थिन सैंपल। इसके बाद ही जो पॉलिसी मेकर क्या काम करते हैं, ये जो कूड़ा कचरा जैसा डाटा रहता है उसी से कुल मिलाकर के लिपाई पुताई करके अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं, यही चीज़ होती है। रिसेंटली नीति आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2023, जिसने यूज़ किया था, जो कि यूज़ करता है फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के डेटा को 2019 से लेकर के 21 तक, इसमें बताया जाता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में गिरावट आया है 2015-16 से अभी तक देखा जाए तो। इसके अलावा अलग टाइप के जो सर्वेस कराए जाते हैं उसमें कुछ और डेटा प्रस्तुत कराया जाता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी हमको देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि NFHS जो डाटा कलेक्ट करता है वो रोबस्ट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके करता है। रोबस्ट, ठीक है, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत मेथोडोलॉजी। वहीं यदि इसकी कमी की हम बात करें तो इसमें केवल 6 लाख हाउस होल्ड को शामिल किया गया था और भारत की जनसंख्या है 30 करोड़ हाउस होल्ड। तो 30 करोड़ हाउस होल्ड को आपने शामिल नहीं किया, मात्र आपने 6 लाख लोगों को इसमें शामिल किया है। तो कैसे करके हम इस डाटा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो LPG एडॉप्शन से हमें हट करके कुछ और तरीके अपनाना चाहिए, इसके ऊपर इसको फोकस किया जाता है। इस आर्टिकल में हमें बताया जा रहा है कि सरकार जो LPG के ऊपर खर्चा कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि LPG के अलावा लोग LPG के अलावा दूसरे साधनों का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में खाना पकाने के लिए। इस प्रकार से आपको मूव करना चाहिए। इसके साथ साथ में आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ गई हैं, ऑनलाइन कुकिंग वाला जो सिस्टम आ गया है, इसके ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो LPG एडॉप्शन है वो हमारे देश में कब चालू हुआ, इसके अलावा इसकी जगह पर हम और किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो LP एडॉप्शन है, इसकी जगह में यदि हम बिजली से खाना बनाएंगे तो वो कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है, ऐसा राइटर का कहना है। LPG सब्सिडी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इसमें डिबेट करने की ज़रूरत है। एलोन टू फाइनेंसिंग एंड बिजनेस मॉडल दैट वैल्यू ए क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट। हमें जो है क्लीन कुकिंग की तरफ में ट्रांजिशन करना पड़ेगा क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट हमको प्राप्त हो जाएंगे। LPG एडॉप्शन की बात करें, पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी है कि वो रिपीट करें अपनी सक्सेस को। दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एडॉप्शन हैज़ सीन इन अर्बन हाउस होल्ड, इन पुअरर एंड रूरल हाउस होल्ड। तो सरकार ने पिछले 15 साल में क्या काम करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू ये चाहती है कि लोगों को इसके लिए सब्सिडी दी जाए, ठीक है। वो चाहते हैं कि लोगों को सस्ती दर में LPG गैस हम अवेलेबल कराएं, जैसे कि शुरू में हुआ करती थी। LPG गैस के प्राइसेस में हमें वृद्धि देखने को मिली। इसके बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, वो रीज़न भी यहाँ पर बताए गए हैं। शुरुआत हम करते हैं ग्रामीण वितरक योजना 2005 से। इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कि जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस है उसको 18% से 60% किया जाए टोटल LPG डिस्ट्रीब्यूशन बेस का। तो 2009 में जो स्कीम आई थी, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो ग्रामीण लोग हैं वो LPG में खाना पकाने लग गए थे, ठीक है। तो लगभग 18% से 60% ये हिस्सेदारी हो गई थी। देखिए आगे चलकर हमको जो है ई कुकिंग टर्म इस्तेमाल में आने वाली, इसलिए हमें कुकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको देखना है, ठीक है। कुकिंग के अंतर्गत हम जो है इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं। एप्लायंस मतलब उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं
इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करके यदि हम खाना बना रहे हैं तो उसको हम ई कुकिंग बोलते हैं। एज ए क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में लकड़ी के चूल्हे जला रहे हैं, उससे हट करके हम इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप क्लीन एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव को अपनाते हैं, इंडक्शन कुक टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं एंड अदर इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में। इसी को हम बोलते हैं ई कुकिंग। ट्रांजिशन टू ई कुकिंग की यदि हम बात करें, इंडिया का जो अचीवमेंट है कि हम जो है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं घरों में, इसके लिए ई कुकिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। सौभाग्य स्कीम की बात करें, इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड मतलब घरों को। पावर कट बहुत ज़्यादा जो होती थी अब थोड़ा कम हो गया है एंड क्रिएट किया जा रहा है एक ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रिक कुकिंग को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें हैं, एक 2009 की स्कीम थी, इसके बाद सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर के आई थी और जब से ये योजना आई है तो आप ये कह सकते हैं कि हर घर में सरकार ने सिलेंडर गैस चूल्हा प्रदान कर दी। यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि आज के समय में कंडीशन ऐसी हो गई, गरीब लोग जो है गैस सिलेंडर को कबाड़ी में बेच देते हैं। कबाड़ी का धंधा करने वाले कई लोग हैं ऐसे जो कि बताते हैं कि गरीब लोग उनके सिलेंडर को, चूल्हा को कबाड़ी में बेच रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि गैस इतनी महंगी हो गई है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 1100 रुपया 1200 रुपये यदि उनको गैस सिलेंडर फिलिंग में लगना है तो वो कोई भी जो है इसके लिए तैयार नहीं होगा। गरीब लोगों के लिए तो लकड़ी और चूल्हा ही बेस्ट हो जाता है। जैसे ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर के आए तो इसके अंतर्गत 9.5 करोड़ नए जो हाउस होल्ड हैं इनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है 2016 से यदि हम देखें तो। विथ नियर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ एलपीजी, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मिरेकल। एलपीजी कंजप्शन की यदि हम बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है कि एलपीजी का जो कंजप्शन है, एलपीजी का जो उपभोग है हमारे देश में, हमारे देश के हाउस होल्ड में, इसमें एब्सोल्यूट रिडक्शन देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो -0.5%, 2022 से यदि तुलना करेंगे तो। ऐसा क्यों हो रहा है? कंजप्शन कम होने का एक ही रीज़न है कि एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, लोग सिलेंडर भरवा नहीं रहे हैं, ये एक इसका प्रमुख रीज़न है। आगे हम एलपीजी की स्टोरी बताते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कुछ ऐसे इंडियन हाउस होल्ड की जो कि एलपीजी को एज ए प्राइमरी कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं यदि हम बात करें इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन सर्वे की, IRES की बात करें, कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। इसको कंडक्ट किसने करवाया था? काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की तरफ से। पास्ट में अभी हाल फिलहाल का जो टाइम गुजरा है, शेयर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, भारतीय घरों की बात करें, हम भारतीय घरों की बात कर रहे हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं एलपीजी को एज ए प्राइमरी कुकिंग फ्यूल, उसमें वृद्धि देखने को मिली है, 71% हो गया है। पहले ये 33% हुआ करता था। मतलब 2011 से 2020 की तुलना करें, पिछले 10 है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है कि ये जो क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन हम लेकर के आएँ, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन हो गया है कि इंडियन हाउस होल्ड चाहते हैं कि वो अडॉप्ट करें क्लीन कुकिंग सॉल्यूशन को, टेक्नोलॉजी को, एंड पॉलिसी कुड ओवरकम प्रेफरेंस एंड फाइनेंशियल बैरियर्स। इसके अलावा हमें पॉलिसी बनाना पड़ेगा ताकि जो बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, उसको भी हम हटा सकें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने उपभोग को प्रभावित किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड-19 आया, जिसके चलते चलते भी महंगाई तेज़ी के साथ में बढ़ी थी, लोगों की लाइवलीहुड और इनकम इससे प्रभावित होती है। इसके बाद दूसरा जो रीजन बताया जा रहा है वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध, इसके चलते चलते भी जो क्रूड ऑयल है इसमें हमको वृद्धि देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है जब
एलपीजी में भी हमें वृद्धि, उसके रेट में बढ़ोतरी देखने को। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, 3 फ्री सिलेंडर वर प्रोवाइडेड। कोरोना के टाइम में सरकार ने क्या काम करी थी, महंगाई बढ़ गई है और भी बहुत सारे रीजन है जिसके चलते चलते 3 फ्री सिलेंडर सरकार की तरफ से दिए गए। स्कीम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत ऐसा दिया गया। इसके चलते चलते जो सालाना रिफिल का दर था, सालाना रिफिल करने की जो रेट थी एलपीजी एमंग पीएमयू कंज्यूमर टू देयर हाईएस्ट लेवल 4.5 सिलेंडर पर एक्टिव। एक कनेक्शन यदि है किसी के पास में तो उसमें वो लोग रिफिल करवा रहे हैं 4.5 सिलेंडर लगभग, फ्रॉम 3 to 4 सिलेंडर इन अदर ईयर्स। और बाकी के सालों की बात करें तो 3 ही सिलेंडर करवाते थे, आज के टाइम में 4 से लेकर के बुक करवाने लगे हैं। फिर भी देखा जाए पॉसिबल ऑफ 24 करोड़ फ्री सिलेंडर अवेलेबल फॉर द टेकिंग, जिसमें से 14 करोड़ वार एक्चुअली कंज्यूम। लोगों ने खरीद के तो रख लिए हैं, ठीक है, कि इतने हम जो है यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें से कंज्यूम हो पाए थे मात्र 14 करोड़। इसके बाद सरकार ने क्या काम कर दी, ठीक है, नॉमिनल सब्सिडी 200 रुपया पर सिलेंडर के हिसाब से प्रोवाइड कराई गई PMUY कंज्यूमर्स को इन सितंबर 2022 के महीने में। और इसने हेल्प किया था कि ये जो रिफ़िल का रेट है 2023 में, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो। कितना पहुंच गया, 4 पहुंच गया। एक कनेक्शन है तो लोग 4 सिलेंडर भरवा रहे हैं साल भर में। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का डाटा, इसमें 3.68 सिलेंडर पर कनेक्शन बुकिंग कराए जाते थे। एवरेज रिफिल रेट्स फॉर एक्टिव नॉन पीएमयू कंज्यूमर्स की बात करें, अब जो योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, पीएमयू स्कीम के अंतर्गत जो नहीं आते हैं, इसमें लेकिन हमें 40% डिक्लाइन देखने को मिला था। अब चूंकि इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे कि होम डिलीवरी सरकार देती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें इशूज़ आ जाते हैं, and more budgetary outlay will be needed for subsidies to attract the poor to consume LPG and avail its health benefit। सरकार क्या काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट प्रोवाइड कर रही है ताकि गरीब लोग LPG को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। एक और जो चैलेंजेस है वो इंडिया का डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड LPG। दिक्कत ये हो गई है कि इंडिया खुद अपना LPG नहीं बना रहा है, ना ही LPG बना के बेच रहा है, इंडिया पूरा का पूरा बाहर से खरीद रहा है। ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। वहीं यदि हम बात करें रिफाइंड कमोडिटी, तो इसमें हमें स्थिर तौर से वृद्धि देखने को मिली 64% से भी ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और वर्सेस 46% इन प्री PMU फेजेस। सरकार ने जब इतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करी थी, उससे पहले की बात करें तो वो 46% हुआ करता था। आज के टाइम में ये बढ़कर के जो इम्पोर्ट है वो 64% हो गया है। देखा जाए तो LPG के जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं, और इसके लिए रीज़न बताया जा रहा है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। इसके अलावा जो डोमेस्टिक बजट है जो कि रिलाय करता है पेट्रोलियम टैक्सेशन में सिग्निफिकेंटली, इसने भी कुछ ना कुछ प्रभावित किया है। अब यहाँ पर राइटर का कहना है कि इतनी सारी समस्याएं हैं LPG को लेकर के, तो LPG से हमें हटना होगा। इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें LPG से शिफ्ट होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमें जो है इलेक्ट्रिक कुकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके अंतर्गत इंडक्शन कुकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेम बेस्ड कुकिंग से आप थोड़ा सा हटना पड़ेगा। With nearly 100% of access to electricity connection, rural household can also shift specific cooking need to electricity। गांव देहात में भी सरकार दावा करती है कि हम जो है 100% 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही जो है गांव की कंडीशन कुछ और हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने में, तो ये LPG से बहुत सस्ता पड़ जाता है। CEEW की स्टडी है, इसमें ये पता चला है कि जो हाई टैरिफ है 8 रुपया का, यदि सरकार बिजली का जो रेट है 8 रुपया पर यूनिट भी लगा देती है, तो कुकिंग वाला जो सिस्टम है वो LPG की अपेक्षा सस्ता पड़ेगा।
इसके अलावा कुछ कंसर्न भी हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, ठीक है, कि ये एकदम सही बात है, सरकार भले ही कितना ही दावा कर ले, लेकिन बिजली जो प्रोवाइड करी जा रही है आज के टाइम में भी गांव में बहुत बार गोल होती है, बहुत टाइम तक गोल रहती है। अर्बन एरियाज़ की हम बात करें, लगभग 10% लोग ऐसे हैं, 10% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक उपकरणों का कुकिंग नीड के लिए। तो यहाँ पर ई कुकिंग के बारे में बताया गया है और ई कुकिंग के बारे में हम समझ चुके हैं कि ई कुकिंग आखिर होती क्या है। इसके बाद हम एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी से रिलेटेड है। भोपाल में जो हादसा हुआ था, गैस लीक होने के चलते चलते जो घटनाएं घटित हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देखने वाले हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड, ठीक है, इसका परिवर्तित नाम क्या है, डाउ केमिकल्स कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। रिसाव की घटना पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही से हुई थी। पहले भी कई बार रिसाव की घटनाएं हुई थी, लेकिन कंपनी ने सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए थे। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च आ चुके हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें बाहर निकली हैं, जैसे कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसमें बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है कि सामान्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित माताओं और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों में कई तरह की स्वास्थ्य कमियां पाई गई हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो कि जन्म से ही उनमें कुछ न कुछ विकृति पाई गई है। इस शोध के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित गर्भवती महिलाओं से जन्मे 1048 बच्चे में से 9% में कई जन्मजात स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनमें विद्यमान हैं। इसके विपरीत 1247 सामान्य गर्भवती महिलाएं हैं। इनसे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें ये समस्याएं मात्र 1.3% हैं। इन विकृतियों से प्रभावित होने बच्चों में भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित गर्भवती महिलाओं की अगली पीढ़ी के बच्चे भी थे। मतलब इसका असर इतना ज़्यादा पड़ा है कि आने वाली कई पीढ़ी तक इसका असर रहा है। हम जिस रिसर्च की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इस विशेषज्ञ समिति में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड इन एनवायरमेंटल हेल्थ NIREH के लोग शामिल थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के लोग भी शामिल थे। इन्होंने ही ये रिसर्च निकाला था। और ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को हम कैसे करके प्राप्त किए हैं, 2005 के सूचना का अधिकार कानून लगाए हैं, तब जा करके हमको ये रिपोर्ट मिल पाई थी। इस जो समिति गठन की गई थी, इसके द्वारा तकरीबन 48 लाख रुपया खर्च किए गए थे इस शोध प्रणाली में। इसमें बहुत सारी खामियां थीं और इसको गलत तरीके से गठित किए जाने के कारण इसके निष्कर्ष भी अनिर्णायक ही रहे थे। अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ और पता चली है कि 333 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, 333 मीट्रिक टन अनडिस्पोज टॉक्सिक वेस्ट अभी भी मौजूद है भोपाल डिजास्टर साइट में। जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी वहाँ पर उसका कूड़ा कचरा आज भी मौजूद है। पैनल के हेड कौन थे? इसके हेड थे एनवायरमेंट मिनिस्टर। इन्होंने प्रपोज किया था 126 करोड़ रुपया किसको? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, फॉर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। सरकार कह रही है कि हम आपको 126 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप इस कचरे को डिस्पोज करिए। CPCB की रिपोर्ट क्या कहती है? NGT ने मार्च 2022 में ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को कि जो है आप 6 महीने के भीतर में कुछ न कुछ एक्शन लीजिए। इतनी सारी वार्निंग मिली है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। 333 मीट्रिक टन ऑफ हजार्डियस वेस्ट अभी भी स्टोर्ड है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्रीमाइसिस में, प्रांगण में, उस जगह में। इस साइट की हम बात कर रहे हैं जहां पर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी घटित हुई थी। ये टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबमिटेड टू द ग्रीन कोड। NGT में ये रिपोर्ट दायर करी गई तो उसमें बताया गया है कि अभी भी ये कचरा को नहीं हटाया गया है।
अब क्या होता 2009 में, इसमें ये भी नोट करने वाली बात ये है कि 2009 की जॉइंट स्टडी कंडक्ट कराई गई थी NEERI नीरी के द्वारा, इसके अलावा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये जो UCIL की साइट है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिलियन टन जो सॉइल है, 1 मिलियन टन यहाँ पर कॉन्टेमिनेटेड सॉइल मौजूद है। लगभग 1 टन ऑफ मरकरी स्पिलेज हमको देखने को मिल रहा है और लगभग 150 टन अंडरग्राउंड डंपिंग हमको देखने को मिल रही है। एक तो यहाँ पर मिट्टी खराब हो गई है, एक तो यहाँ पर कॉपर का कचरा मौजूद है, इसके साथ साथ में आपको अंडरग्राउंड डंपिंग भी देखने को मिल जाती है। फिर 2022 में क्या होता है, NGT ने अपॉइंट करी थी एक कमेटी। इसने ये पता लगाया था कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल है यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा सजेस्ट किया था स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट को। एक जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए है वो ये है कि दिल्ली के जो IAS अफसर हैं, ठीक है, उनकी पोस्टिंग कौन करेगा, उनका ट्रांसफ़र कौन करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं आज के समय में देखा जाए तो वो LG के अंडर में चली गई हैं। तो इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आई थी, तुरंत कानून लाया गया था एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सुनवाई कर दी थी कि नहीं, जो सिविल सर्विस है वो केजरीवाल सरकार के अंडर में रहेगी, मतलब चुनी हुई सरकार के अंडर में काम करेगी। सरकार को ये कानून पसंद नहीं आया। सरकार ने सोची कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये चीज़ तो हमारे अंडर में होना चाहिए थी। तो उन्होंने तुरंत एक ऑर्डिनेंस पारित करवाया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाए और उस ऑर्डर को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट वाले। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी नहीं बोला था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, इसमें सुनवाई होगी, देखते हैं कि किसके पक्ष में अब मत जा रहा है, किसकी सुनवाई इसमें होने वाली है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है नक्शा के बारे में, ठीक है। NCCA केंद्र सरकार ने कहा है कि जो IAS अफसर है उसकी पोस्टिंग करना है, उसका तबादला करना है, उसका जो भी कुछ करना है, उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी में कौन कौन लोग बैठेंगे? कमेटी में बैठेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ सिक्योरिटी, इसके अलावा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। मतलब यहाँ पर आप देखोगे चीफ मिनिस्टर और जो चीफ सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है, वो तीनों को एक ही कुर्सी में बैठा दिए, तीनों को एक बराबर में ला दिया आपने। और सबसे ऊपर हो गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में ये पावर रहेगी, LG कैन रिटर्न द नक्सास रिकमेंडेशन इफ ही डिसएग्री विद इट। सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिए हैं LG को, राज्यपाल को, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करता है, उसकी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की सहायता से ही वो काम करता है, जबकि यहाँ तो उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा आप देख सकते हैं, नक्शा वोटिस ऑन ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस इशू। कौन कौन से मुद्दे के ऊपर वोटिंग होने वाली है? इसका ट्रांसफ़र करना है अपन को, इसकी कहीं पर पोस्टिंग करना है इस IAS ऑफिसर की, ठीक है। उसके ऊपर यदि कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड सेक्शन लगाए जाने हैं, या फिर उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना है, विजिलेंस से रिलेटेड इशू यदि इसके ऊपर लगाना है, तो ये सब के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होता है, IAS ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द सेंटर। कौन रहेगा? ये एक IAS ब्यूरोक्रेट है जो कि केंद्र सरकार से रहेगा। ये दोनों ही हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। चीफ मिनिस्टर कैन बी वोटेड, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर भी जो है वोट डाल सकता है। LG's डिसीजन इज फाइनल इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। जहाँ कहीं भी डिस्प्यूट हो रहा है वहाँ पर LG फाइनल करेगा, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार नियम कानून लेकर के आई है।